कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया। गुड। तो चलिए आज हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पिछले दिन हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के एक डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किए थे, डायबिटीज के बारे में। आज हम जो डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे वो है बेसिकली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या फिर हार्ट डिजीज के बारे में। हाँ, सो कार्डियोवास्कुलर डिजीज या फिर हार्ट डिजीज को ना हम और एक नाम में भी पहचानते हैं। ठीक है। इसको मेनली हम दो नाम से बोलते हैं हार्ट डिजीज को। एक हो सकता है CVD या फिर कार्डियो वास्क्यूलर डिजीज, और एक हो सकता है CHD या फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो PDF से हम आज बात करेंगे तो वहां पे ना बहुत सारी जगह पे ऐसे CVD या फिर CHD लिखा हुआ है। सो कोरोनरी हार्ट डिजीज या फिर CHD या फिर CVD के बारे में हम बात करेंगे। सो पहले ही जो हमें जानना है कि ये जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस पे जो प्राइमरी सिम्टम आते हैं विच इज हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर, ये बेसिकली कोई डिजीज नहीं है। हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर एंड हाइपरलिपिडेमिया और हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, ये दोनों ना बेसिकली सिम्टम होते हैं, वार्निंग सिम्टम होते हैं हमारे CVD के लिए। CVD या फिर CHD डेवलप करने के लिए वार्निंग सिम्टम आते हैं। जब इसी सिचुएशन को ट्रीट नहीं किया जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हमारे बॉडी में डिजीज डेवलप करते हैं, लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस जो कि हम प्लग फॉर्मेशन बोलते हैं। इसके साथ साथ हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स, कॉन्सिक्वेंसेस देखा जाते हैं। सो ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ह्यूमन बॉडी सिस्टम में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होते हैं कि हमारे पूरे अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरा हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड पे आते हैं। लेफ्ट चेम्बर पे पहले एट्रियम में आते हैं, उसके बाद एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वेंट्रिकल पे आ जाते हैं। वेंट्रिकल कंट्रैक्शन के बाद वो चले जाते हैं लंग्स पे। लंग्स से फिर वो ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करते हैं, फिर वो लौट के आते हैं हमारे राइट एट्रियम। देन आफ्टर द कंट्रैक्शन ऑफ द राइट एट्रियम it gets entered into the right ventricle and then it will be distributed throughout the body. ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं ये हम कई बार पढ़ चुके हैं ह्यूमन बॉडी में। सो अब प्रॉब्लम क्या होते हैं, ये जो पूरे सर्क्यूलेटरी सिस्टम है, इस सर्क्यूलेटरी सिस्टम में मेजर पार्ट्स आते हैं इस एट्रियम, वेंट्रिकल और इसके साथ साथ एट्रियम, वेंट्रिकल और इसके साथ साथ ब्लड वेसल। सो यहाँ पे अगर कोई भी एक पार्ट पे कोई प्लग फॉर्मेशन होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा फैट ग्लोब्यूल्स जब एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं उस टाइम पे धीरे धीरे प्रॉब्लम का शुरुआत होते हैं। पोस्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो देखा जाते हैं कि ब्लड क्लॉट्स होते हैं, ब्लड वेसल में ना छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स होते हैं। ये ब्लड क्लॉट मेनली क्या है, ये फैट ग्लोब्यूल्स का क्लॉटिंग होते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो चल रहा है ब्लड वेसल के अंदर में, जो ब्लड फ्लो चल रहा है वहां पे वो अफेक्टेड होते हैं। पहले अगर हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये कुछ ऐसा रिस्क फैक्टर्स होते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, जो कि हम खुद उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो रिस्क फैक्टर होते हैं दैट इज स्मोकिंग। ये देखा गया है कि अगर
किसी को लाइफस्टाइल, किसी का भी लाइफस्टाइल अगर बहुत डिसिप्लिन है, वो बिल्कुल भी फैटी फूड्स नहीं लेते हैं, नॉर्मल खाना ही खाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनका सीवीडी डेवलप हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, because smoking enhances the LDL concentration in the bloodstream। मतलब जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, जो बैड कोलेस्टेरॉल फॉर्मेशन को एनकरेज करते हैं स्मोकिंग। ओके, इसके साथ साथ जब स्मोकिंग को एनकरेज किया जाता है, मतलब स्मोकिंग अगर वो बंद नहीं किया जाते हैं, उसके बाद फिर आते हैं हाई ब्लड प्रेशर एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। Again, I'm saying these are the two primary warning symptoms for developing CVD। हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ और एक कारण आते हैं विच इज डायबिटीज या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब हम डायबिटीज पढ़ रहे थे तभी भी हमारा ये डिस्कशन हुआ था कि डायबिटीज के साथ सीवीडी या फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो डायबिटीज के साथ साथ सीवीडी जनरेशन का चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस है या फिर डायबिटीज, ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है, तो वो एक्स्ट्रा शुगर नेचुरली फैट पे कन्वर्टेड होते हैं। ये फैट बॉडी में एक एक जगह पे जाके उस चैनल को ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लड वेसल में भी वो एक्यूमुलेट हो सकता है, जिसकी वजह से सीवीडी जनरेट हो सकते हैं। इसके साथ आते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल में ना मतलब अगर आपके लाइफस्टाइल में आपके फूड पैटर्न अगर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, फिर भी अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हो, तो आपके लिए वो सीवीडी रिस्क फैक्टर काम करते हैं। अगेन ये देखा गया है कि जो लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं उनके बॉडी में HDL कंसेंट्रेशन हाई रहते हैं, HDL कंसेंट्रेशन इंप्रूव होते हैं उनके ब्लड स्ट्रीम में। स्पेशली जो एरोबिक एक्सरसाइजेस किया जाते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज मींस जहां पे ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा हो, ऐसे एक्सरसाइजेस जब किया जाते हैं ना, तो ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा होते हैं, मतलब हमारे बॉडी में जो सेल डैमेजेस चलता है, फ्री रेडिकल डैमेजेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, वो प्रिवेंटेड होते हैं। इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल का चांसेस भी कम हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जो भी हार्ट डिजीज के पेशेंट्स होते हैं ना, तो उन लोगों के लिए अगर वो थोड़ा सा भी काम करता है तो बहुत ज्यादा वो, मतलब उनको हाफ बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा वो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाते हैं, विच इज नॉट कॉमन, विच इज नॉट नॉर्मल। बहुत हल्का सा ही कोई काम है, लेकिन फिर भी उनको टायर्डनेस बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाते हैं। फॉर व्हाट? फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, क्योंकि उनके बॉडी में ऑक्सीजन का कमी है। सो इसीलिए जब हम एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं या फिर ऐसे एक्सरसाइज जिसमें ऑक्सीजन अपटेक ज्यादा हो, वो हमारे सीवीडी को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे फूड पैटर्न। फूड पैटर्न में जब हम बहुत ज्यादा फूड पैटर्न में जब हम ज्यादा से ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स लेते हैं, तो वो भी प्लग फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके साथ मान लीजिए आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो फूड आपके बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को इंप्रूव कर सकते हैं, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपको लेना है, वो भी अगर आप नहीं ले रहे हो तो भी आपके सीवीडी जनरेट हो सकता है, क्योंकि आप एसएफए नहीं ले रहे हो, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आप नहीं ले रहे हो, लेकिन उसके बदले आप एनर्जी के लिए आप पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी नहीं ले रहे हो, मोनोअनसैचुरेटेड भी नहीं ले रहे हो, तो वो कैलोरी आप कैसे मैनेज करोगे, वो ब्रीच कैसे आप ठीक करोगे? उसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। आपके कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन ज्यादा हो जाते हैं,
तो ये जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो अगेन हमारे बॉडी में फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे बॉडी में ये सीवीडी जनरेट हो सकते हैं। इसीलिए सिर्फ सैचुरेटेड फैट्स नहीं लेने से सीवीडी नहीं होगा ऐसा नहीं बोला जा सकता है। जब हम प्रॉपरली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी नहीं लेंगे तब भी सीवीडी का चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे हाथ में है। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है, which is not actually friendly to us. वो क्या है? That is our age, our gender and the family history. Same thing happens like diabetes कि एज के साथ साथ सीवीडी जनरेशन का चांसेस बढ़ता है। कारण भी वही सेम है कि डायबिटीज में भी जैसे बहुत दिनों से एक इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल के लिए बहुत सालों बाद मिडिल एज में डायबिटीज डेवलप होते हैं, सेम सीवीडी में भी हमारे बॉडी में बहुत दिनों से ये इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल, इरेग्युलर फिजिकल एक्टिविटी और सेल डैमेजेस के वजह से धीरे धीरे जो डैमेजेस हमारे बॉडी के अंदर चल रहा है उसका इफेक्ट आते हैं मिडिल एज के बाद। 40-45 साल में वो इफेक्ट आते हैं। और फर्स्ट इफेक्ट क्या आते हैं? हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर हाई बीपी। इसके साथ आते हैं जेंडर। अगेन अकॉर्डिंग टू द स्टडीज ये देखा गया है कि मेल आर मोर ससेप्टेबल टू डेवलप द सीवीडी और सीएचडी एंड फीमेल के लिए क्या होते हैं? जो प्रॉब्लम्स मेल के लिए मतलब उनको मिडिल एज पे करीब 35-40 ईयर्स से ही स्टार्ट होते हैं सीवीडी का रिस्क फैक्टर, वहां पे देखा गया है कि फॉर वुमेन इट कैन बी सीन आफ्टर देयर मेनोपॉज, जब उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एंड ये जो जेंडर स्पेसिफिकेशंस जो होते हैं अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल बैलेंसेस। ठीक है, तो इसीलिए वुमेन के लिए ये सीवीडी जनरेशन का चांसेस कम रहता है। अगर हम ये हमारे लोकेलिटी में भी सर्च करते हैं तो वहां पर भी हम देखेंगे कि जिस फैमिली में अगर किसी को सीवीडी का प्रॉब्लम है, हो सकता है कि उनको कोई डिजीज नहीं है, नॉर्मल हाई बीपी या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो वो स्टार्टिंग होते हैं मेल पर्सन से, मेल मेंबर से स्टार्ट होते हैं। बहुत रेयरली देखा जाते हैं वुमेन के लिए। कब? अगर उनके स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा है। द साइकोलॉजिकल फैक्टर इज अगेन अ वेरी significant risk factors for this CVD, क्योंकि जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो या फिर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होते हैं ना, तो उसकी वजह से हाई बीपी का चांसेस होते हैं। हाई बीपी का चांसेस या फिर बाकी जो सारे सीवीडी का हम बात करेंगे वो चांसेस रह जाते हैं। तो अगर फीमेल में ये देखा जाता है कि उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फैक्टर काम कर रहा है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा है या फिर एंजाइटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उनको भी हो सकता है कि मिडिल एज से ही मतलब बिफोर द मेनोपॉज ही उनको ये सीवीडी का रिस्क डेवलपमेंट हो जाते हैं। और नेक्स्ट आते हैं फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में अप टू 30% जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है। ठीक है, बाकी डिपेंड करते हैं लाइफस्टाइल के ऊपर, लेकिन ये जो 30% जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है वो भी डिपेंड करते हैं कि हमारे लिविंग कैसा है। मतलब फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल और फॉर ईच एंड एवरी सिंगल फैमिली दे हैव देयर ओन पैटर्न ऑफ लिविंग, राइट। आपके घर में जैसा रोजाना जैसा लाइफस्टाइल होते हैं या फिर फूड पैटर्न जैसा होते हैं, खाने का तरीका, खाना जैसे पकता है, वो सेम थिंग जो हमारे घर में है या फिर हमारे बाकी सारे घरों में ऐसा नहीं हो सकता है। और हम क्या बताते हैं कि नहीं, मेरे दादी को हाइपरटेंशन था तो इसीलिए मेरा भी हाइपरटेंशन हो गया, लेकिन ये एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं होते हैं। कुछ चीजों में ये तो जीन्स रहता है,
लेकिन अगेन ये डिपेंड करते हैं हमारे फूड पैटर्न के ऊपर भी, ठीक है। क्योंकि मेरे दादी के टाइम पे जैसे खाना, जिस टाइप ऑफ पैटर्न होते हैं ना, लिविंग लाइफस्टाइल जैसा था, तो एक एक जनरेशन में वो सेम चीज ही हम फॉलो करते हैं, राइट। तो इसकी वजह से जीन्स और भी ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, वो और भी ज्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं। और ये जो हम बोलते हैं ना जेनेटिक डिजीज, जेनेटिकली वो होते हैं, डायबिटीज, सीवीडी, मतलब हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये और भी ज्यादा इफेक्ट आते हैं इसका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कुछ मैम, बोलिए। मैम, हमारे डेली डाइट के द्वारा क्या हम प्लेटलेट्स को एनहांस कर सकते हैं? किसको? प्लेटलेट्स। समझ में नहीं आया। क्रिएटिनिन? आपके ना वॉइस ब्रेक हो रहा है। आप चैट बॉक्स में लिखिए, फिर चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि आपकी वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि ये जो डायबिटीज में कुछ स्टेजेस आते हैं, ठीक है। चला गया चैट। प्लेटलेट्स, ओके, लेवल थ्रू डाइट, हाँ 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 जरूर। प्लेटलेट लेवल भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। वो सेम हमारे बॉडी में जब लीफी वेजिटेबल्स का इंक्लूशन होगा तो हमारे प्लेटलेट काउंट भी बढ़ेगा, ठीक है। कोई भी लीफी वेजिटेबल्स को हमें इंक्लूड करना है ज्यादा से ज्यादा खाने में। ओके, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि द स्टेजेस ऑफ द ऑनसेट ऑफ सीबीडी। फर्स्ट स्टेज पे क्या आते हैं, जैसे कि मैंने बताई, हाइपरटेंशन हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा स्मोक कर रहे हैं वो, तो ये फर्स्ट स्टेज पे आते हैं। उनको हाइपरटेंशन हुआ है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो स्मोकिंग कर रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर हम इसको प्रिवेंट नहीं करते हैं, इसको ट्रीट नहीं किया जाते हैं हाइपरटेंशन को, सो ग्रेजुअली इट प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स द फैटी एक्यूमुलेशन एंड आथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस ये नाम थोड़ा न्यू होगा किसी किसी लोगों के लिए। एथेरोस्क्लेरोसिस बेसिकली मींस द प्लैक फॉर्मेशन, जब फैट एक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉडी में। क्या होते हैं ये, अगर हम इस डायग्राम पे देखते हैं तो ये डायग्राम पे क्या शो कर रहा है, ये हमारा नॉर्मल ब्लड वेसल है। नॉर्मल ब्लड वेसल में एक के बाद एक ये फैट मॉलिक्यूल्स, फैट ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट हो रहा है। इसी वजह से क्या हो रहा है, आप देखिए कि ये जो ब्लड वेसल है ये दोनों तरफ से थोड़ा इन्फ्लेम्ड हो चुका है। दोनों तरफ से ही इसको प्रेशर दे रहा है, और इसके साथ साथ इंटरनली भी, मतलब ब्लड वेसल के अंदर भी ये प्लग फॉर्मेशन की वजह से ये जो पैसेज है, पैसेज कम हो गया है। अदरवाइज पहले क्या था, ये जो पूरा जगह है, ये पूरा जगह से ही ब्लड फ्लो हो रहा था। लेकिन अभी प्लग फॉर्मेशन की वजह से ब्लड फ्लो कम चल रहा है। तो ये जो प्रेशर चलता है, ब्लड फ्लो का प्रेशर आ रहा है ना, इसी वजह से होते हैं हाइपरटेंशन, जो कि बहुत प्राइमरी स्टेज पे आते हैं जब प्लग फॉर्मेशन बहुत कम है। अब हाइपरटेंशन में आप देखेंगे कि हाइपरटेंसिव जो भी पेशेंट्स होते हैं, तो उनको ना जो मेडिसिन दिया जाते हैं उसको हम कहते हैं ब्लड थिनर। थिनर मतलब ये जो ब्लड है उसको गाढ़ा, जो उसका जो टेक्सचर होता है उसको हम लिक्विडिफाई कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। अल्टीमेटली वो ब्लड थिनर आपके इस प्लग फॉर्मेशन को ठीक नहीं कर पाते हैं,
इसीलिए जो हाइपरटेंसिव मेडिसिन होते हैं वो एवरी डे लेना पड़ेगा। किसी भी एक दिन आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एवरी डे आपके ब्लड को पतला कर रहा है, थिन कर रहा है, ताकि ब्लड आसानी से इस नैरो स्पेस से आ जाए, फ्लो कर पाए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? आप सोचिए, आप एक ग्लास पानी में शक्कर ऐड किए हैं, 1 चम्मच शक्कर आप ऐड किए हैं, और वही 1 चम्मच शक्कर आप 1 लीटर पानी में ऐड किए हैं, तो कौन सा पानी आपको ज्यादा मीठा लगेगा? ऑब्वियसली जो 1 ग्लास पानी में, जो छोटा 1 कप पानी में आप जो शक्कर ऐड किए थे, दैट वाटर विल बी मोर टेस्टियर और स्वीटर। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि उसके कंसेंट्रेशन ज्यादा है। आप वो शक्कर सेम अमाउंट पे ही लिए हैं, 1 चम्मच करके, लेकिन जिस पे आप डाइल्यूट किए हैं वो उसका जो अमाउंट है वो अलग है। सेम सिचुएशन होते हैं हमारे बॉडी। हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स सेम है, लेकिन जब आप उस न्यूट्रिएंट्स जिस पे डाइल्यूट हो रहा है, उस ब्लड को जब आप ज्यादा पतला कर देते हो, तो ब्लड के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल तक पहुंच रहे थे, सेल को नरिश कर रहे थे, वो नहीं हो पाएगा। सो अल्टीमेटली क्या होगा? सेल डैमेजेस का चांसेस तो रहेगा ही। इसी के साथ साथ और क्या प्रॉब्लम आएगा? जब न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली नहीं जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ऑक्सीजन भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि ब्लड में जो आरबीसी, जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन हमारे सेल के एवरी सेल पे वो जाते हैं। जब आपके बॉडी में ब्लड डाइल्यूटेड, एक्स्ट्रा डाइल्यूटेड हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाते हैं। इसी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होते हैं? जब ऐसे ही प्रेशर देते हैं ना, प्रेशर देते देते ये ब्लड वेसल्स दोनों तरफ से ऐसे पूरा प्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, उसका स्पेस जो है वो कम हो जाते हैं। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। कैसे प्रॉब्लम, वो भी हम बात करेंगे। अच्छा, ये कि हम बात कर रहे थे कि ये जो ब्लड वेसल में अगर ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये जो प्लग फॉर्मेशन होते हैं ना, ये जो येलो कलर का जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। इसीलिए ना जब हमें हमारे फैट चेक करना पड़ता है, या फिर लिपिड कितना है बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, वो जब हमें चेक करना पड़ता है, तो हमें सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो चेक करना काफी नहीं है। क्योंकि टोटल कोलेस्ट्रॉल कैन बी बिलो 200, जो कि नॉर्मल रेंज होते हैं 200। बट उस बिलो 200 पे आपके एलडीएल लेवल ज्यादा हो सकता है, आपके एचडीएल लेवल कम हो सकता है। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? आपको लिपिड प्रोफाइल का चेकअप करना पड़ेगा, एटलीस्ट वंस और ट्वाइस अ ईयर। लिपिड प्रोफाइल में आपको क्या शो करेगा कि आपके एलडीएल परसेंटेज कितना है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बॉडी में लिपिड प्रोफाइल जब चेक किया जाते हैं, तो उनके एलडीएल परसेंटेज विद इन द नॉर्मल रेंज, VLDL percentage that is also in the normal range, ideal percentage normal range, but उनके बॉडी में HDL percentage is below the normal range. It means कि उनके खाने में ना ऐसा फूड नहीं है जो उनके गुड कोलेस्ट्रॉल को एनहेंस कर सकते हैं। अब आपके बॉडी में जब गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा, तो वो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा जो कि LDL फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगा। जब आपके बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल रहेगा, तो आपके ये जो LDL परसेंटेज ज्यादा होने का जो डर रहता है वो नहीं रहेगा, क्योंकि HDL उसको प्रिवेंट करेगा। तो इसीलिए टोटल लिपिड प्रोफाइल चेक करना जरूरी बहुत है।
ब्लड लिपिड में क्या होता है ना कि क्यों हमारे ब्लड वेसल में ही इतना ज्यादा फैट जमता है या फिर हार्ट में इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे ब्लड के थ्रू ही वो जो कोलेस्ट्रॉल है, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है और जो हमारे खाने से आ रहे हैं, वो सारे चीज हमारे ब्लड से ही बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा वो स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं, वैक्स जैसा सब्सटेंस ज्यादा होता है, मतलब एलडीएल या फिर सैचुरेटेड फैट, वो स्टिकी होते हैं, हार्ड टाइप का होते हैं, तो वो अगर ज्यादा रहता है ना तो उसको फ्लो करने में दिक्कत आती है। नॉर्मली सोचिए, अगर आपके घर में कोई भी हार्ड पार्टिकल्स है तो उसको आप जितना भी पानी से धो लो लेकिन वो आसानी से नहीं जाएगा। उसी जगह पे अगर नॉर्मल कुछ लिक्विड पड़ा है और उसको आप उस पर आप पानी डाल रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली पूरा साफ सुथरा हो जाएगा, क्योंकि हार्ड पार्टिकल्स जो भी होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, वो आसानी से फ्लो नहीं करता है। सेम हमारे ब्लड में भी होते हैं। जब सैचुरेटेड फैट्स हम ज्यादा लेते हैं तो वो सॉलिड होते हैं, ब्लड में वो आसानी से फ्लो नहीं कर पाते हैं, ब्लड को वो भारी कर देता है, इसीलिए जगह जगह पे वो बैठ जाते हैं। जब वो हमारे ये आर्टरी में एक्यूमुलेट करते हैं तो आर्टरी का जो वॉल है वो कम तो होता ही है, इसके साथ साथ आर्टेरियल वॉल को डैमेज कर देते हैं। डैमेज होने की वजह से ना इंटरनली ब्लड क्लॉटिंग का भी चांसेस रहता है, क्योंकि इंटरनली वो आर्टेरियल वॉल, उसका जो डायलेशन होते हैं, उसके जो फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं वो कम हो सकता है, आर्टेरियल वॉल डिस्ट्रक्ट हो जा सकता है और इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट जो करना है, सैचुरेटेड फैट को कम करना चाहिए। सिचुएशन यही होते हैं, ये नॉर्मल ब्लड आर्टेरियल वॉल है जहां से आसानी से ब्लड फ्लो हो रहा है, फिर एक एक करके जब फैट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जम रहा है तो यहाँ से भी वो इन्फ्लेम हो चुका है और यहाँ से भी ये स्पेस कम हो चुका है। नेचुरली इतना सारा कंपोनेंट्स, इतना सारा जो ब्लड सेल है वो फ्लो नहीं कर पाएगा, तो ब्लड सेल का फ्लो कम होता जाएगा, धीरे धीरे ऑक्सीजन भी कम होता जाएगा। जब ये ब्लड सेल इसी फैट के साथ मिक्स होते हैं तो वो ब्लड सेल और आगे फ्लो नहीं कर पाते हैं। फैट जो है, ये जो सैचुरेटेड फैट है, जैसे कि ये स्टिकी होते हैं, तो इस स्टिकी सब्सटेंस पे वो ब्लड सेल अटक जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, और दैट विल लीड टू और दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड्स। सो वो आगे नहीं जा पाते हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ, आपके ये ब्लड वेसल का रास्ता ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने की वजह से आपके प्रॉब्लम क्या आएगा, हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक अचानक हो सकता है ऐसा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन? हाँ मैम, बोलिए। मैम एक डाउट है। बोलिए। मैम कार्डियक अरेस्ट तो हमने सुना है, पर उसमें पेन होता है पेशेंट को, लेकिन हार्ट फेल, हार्ट फेलियर, हाँ हाँ, कार्डियक अरेस्ट या फिर स्ट्रोक और हार्ट फेलियर ये दोनों अलग होता है, ठीक है। हार्ट फेलियर भी हम पढ़ेंगे। हार्ट फेलियर अलग होता है। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि हार्ट फेलियर यहाँ पर ही होगा। हार्ट फेलियर में क्या होता है, हमारे जो मसल होते हैं, हार्ट मसल जो होते हैं जो कि पंप कर रहे हैं, वो मसल का फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाते हैं, जिसके वजह से हार्ट और ज्यादा पंप नहीं कर सकते हैं ब्लड को। तो इसी वजह से बॉडी में ब्लड फ्लो कम आएगा, ऑक्सीजन कम आएगा, न्यूट्रिएंट्स कम आएगा, सब कुछ कम आएगा। इसके साथ साथ पंप के कम करने की वजह से हमारे जो रेस्पिरेशन रेट है, हाँ, जो पल्स रेट होते हैं वो भी कम हो जाएगा। हम आई होप सभी को याद होगा, बहुत छोटे उम्र में ना, मतलब हमारे जो लाइफ साइंस का जो सिलेबस थे वहां पे हम पढ़े थे कि हार्ट पे दो नोड्स रहते हैं, एसए नोड एंड एवी नोड।
या फिर एसए फाइबर एंड एवी फाइबर। तो ये जो नोड्स होते हैं ये एक्चुअली हार्ट के ये पंपिंग को रेगुलेट करते हैं, पल्स रेट को रेगुलेट करते हैं। तो वो भी ठीक से काम नहीं करते, जिसकी वजह से पल्स रेट कैन बी रिड्यूस्ड टिल 30, 35 या फिर बिलो 30 ऑल्सो। तो वो होते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में पेशेंट को इमीडिएटली जो किया जाता है कि सॉल्ट एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन किया जाते हैं। अदरवाइज जैसे कि वो पंप नहीं हो पा रहे हैं तो वो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा किडनी के ऊपर आके प्रेशर क्रिएट करेगा और हाथ या फिर पैर में स्वेलिंग होगा और धीरे धीरे एक एक ऑर्गन डैमेज होता जाएगा। ठीक है, इसीलिए और हार्ट के ऊपर भी प्रेशर देगा वो एक्स्ट्रा फ्लूइड, इसीलिए फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट किया जाते हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट को। हाइपरटेंशन में क्या होते हैं? हाइपरटेंशन जैसे कि मैंने बताई कि हाइपरटेंशन ये एक ऐसा प्रॉब्लम होते हैं जहां पे जो ब्लड फ्लो चल रहा है वो जब बहुत ज्यादा जो हार्ट ब्लड वेसल होते हैं उस वॉल पे जब प्रेशर देते हैं उसको कहा जाते हैं हाइपरटेंशन। यूजुअली हम ब्लड प्रेशर में दो नंबर देखते हैं, 120/80, ये एक नॉर्मल रेंज हम देखते हैं। सो दैट 120 इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो एक हम देखते हैं सिस्टोलिक बीपी और एक हम देखते हैं डायस्टोलिक बीपी। That systolic BP, the normal range is 120 mmHg and diastolic is 80 mmHg. That is the normal range. हाँ? तो सिस्टोलिक क्या होते हैं? अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, so what is the systolic blood pressure? जब ब्लड वेसल में प्रेशर आते हैं, प्रेशर कब आएगा? When the heart contracts or beats. मतलब क्या है? यहाँ पे जब ब्लड फ्लो चल रहा है, ठीक है, कहां पे जा रहे हैं? हार्ट चेम्बर पे जा रहे हैं। यहाँ पे ब्लड आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे जाने के लिए ब्लड का एक प्रेशर चलता है कंटिन्यूअसली। ये प्रेशर कैन बी इन दिस वॉल ऑल्सो। ब्लड वेसल के वॉल में भी कभी कभी वो प्रेशर देते हैं जब ब्लड फ्लो होता है। तो ये होते हैं सिस्टोलिक बीपी। और डायस्टोलिक क्या है? यहाँ पे जब ब्लड आ गया फिर यहाँ से ब्लड कहाँ आएगा? वेंट्रिकल में आएगा। तो यहाँ पे मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल के आने के रास्ते में एक गेट पड़ता है, वो गेट ओपन होता है। तो कुछ मिली सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो ब्लड नीचे वेंट्रिकल पे आते हैं, ये गेट ओपन हो जाते हैं और वेंट्रिकल पे वो ब्लड आ जाते हैं। तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए जब हार्ट चेम्बर पे कोई ब्लड नहीं रहता है, जब तक मतलब यहां से यहां आया, यहां से वहां आया, सो दिस कैन बी नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 पोजीशन एंड नंबर 3 पोजीशन। तो फ्रॉम 2 to 3 जब ब्लड आते हैं तो उस कुछ ही सेकंड के लिए 1 से 2 में जाने के लिए, तब 2 का रास्ता पूरा फाका है, पूरा खाली है, वो 2 का जो कंपार्टमेंट है एट्रियम, वहां पे जो प्रेशर चलता है, एयर का भी जो प्रेशर चलता है, दैट इज नोन एज द डायस्टोलिक प्रेशर। ये हमारे हार्ट चेम्बर के अंदर जो प्रेशर आते हैं दैट इज द डायस्टोलिक प्रेशर। और जब हाइपरटेंशन हम बोलते हैं, किसी को अगर हाइपरटेंशन होते हैं, हाई बीपी का बात हम जब करते हैं, ये डायस्टोलिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर के ऊपर कैसा डिपेंड करते हैं? हाइपरटेंशन के 3 स्टेजेस आते हैं। एक आते हैं माइल्ड हाइपरटेंशन,
माइल्ड कैसा होता है? जो ऑलमोस्ट 90 to 104 अगर आपके नीचे वाला जो प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर, अगर 90 to 104 आते हैं तो that is known as the mild hypertension, and that can be treated only by your proper lifestyle like the sodium restricted diet. और सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या क्या देना चाहिए हमें सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे, वो हमें इंक्लूड करना है। अगर किसी को बॉडी वेट ज्यादा है तो उनको वेट रिड्यूसिंग डाइट भी देना है, वेट को मैनेज करना है। उसके बाद क्या आते हैं? मॉडरेट। मॉडरेट हाइपरटेंशन कब होते हैं? जब हमारे ये डायस्टोलिक प्रेशर 105 से 119 mmHg होते हैं, तो इसको हम कहते हैं मॉडरेट हाइपरटेंशन। इस स्टेज में डाइट के साथ साथ मेडिसिन भी दिया जाते हैं टू ट्रीट द कंडीशन, टू नॉर्मलाइज द हाई बीपी। एंड सीवियर स्टेज जो होते हैं नोन एज सीवियर हाइपरटेंशन, ये कब होते हैं? अगर ये 120 to 140 mmHg हो जाते हैं। सो ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होते हैं जहां पे पेशेंट को इमीडिएटली डॉक्टर कंसल्टेशन या फिर मेडिकल चेकअप की जरूरत होते हैं, हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, जहां पे पेशेंट का मतलब प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो स्ट्रोक भी हो सकता है, दैट कैन बी अ डेडली प्रॉब्लम। तो सीवियर हाइपरटेंशन ऐसा होता है। तो आप हमारे लिए ऐसा तो नहीं है कि इमीडिएटली सीवियर हाइपरटेंशन हो जाएगा। हम अगर प्रॉपरली हमारे ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं तो फर्स्ट हम माइल्ड हाइपरटेंशन देखेंगे, उसी सिचुएशन से हमें स्टार्ट करना है हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे बहुत खास कुछ नहीं होते हैं, जो कि हम डायबिटीज में पढ़े थे, हमारे डाइट पैटर्न कैसा होना चाहिए वही हम मेंटेन करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एज पर हु गाइडलाइन हमें कुछ एडिशनली भी मेंटेन करना पड़ता है। वो कैसा है? वो है जैसा कि हमारे जो सॉल्ट इनटेक होते हैं, सॉल्ट को हमें 2 to 3 ग्राम लेना चाहिए अगर किसी को हाइपरटेंशन हो गया तो। और अगर नहीं हुआ है, जो नॉर्मल लोग हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पूरे दिन में कितना ले सकते हैं? 8 से 7 ग्राम तक। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम शुगर या फिर स्वीट, कोई भी स्वीट टेस्ट की बात करते हैं, तो पूरे दिन में जो टोटल हमारा कैलोरी रिक्वायरमेंट होते हैं ना, उससे 10% से भी कम हमें ये मीठा खाना लेना है टू प्रिवेंट द सीवीडी। इसके साथ अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमें हमारे टोटल कैलोरी में से 55% लेना पड़ेगा, जहां पे फाइबर शुड बी 40 ग्राम पर डे। 40 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। प्रोटीन हमें कैसा लेना है? 15%। टोटल कैलोरी से 15% कैलोरी हमें प्रोटीन से लेना पड़ेगा। 25% फैट, लेकिन इस पे जो सैचुरेटेड फैट है that should be less than 20%. Saturated fatty acid का कैलोरी should be less than 10%. इसके साथ जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो लिनोलेनिक एसिड्स होते हैं, टूफा, वो हमें लेना है 4% फ्रॉम द टोटल कैलोरी। ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें
मेंटेन करना जरूरी होगा अगर सीवीडी को हम प्रिवेंट करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए ये जो पैटर्न ऑफ फूड है इसको हम कहते हैं डैश डाइट। आई होप ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डैश डाइट, व्हाट इज डैश डाइट? डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चंस नहीं है? डाइटरी क्या बोले मैम? डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, मतलब ऐसा ही डाइटरी पैटर्न जिसकी वजह से हम हाइपरटेंशन को स्टॉप कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो शेड्यूल है, जो सॉल्ट सब जो इतना लेना है, अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या कंडीशन आएगा? टेंशन होगा, ब्लड और भी ज्यादा डाइल्यूटेड हो जाएगा और हाइपरटेंशन का चांसेस बढ़ेगा, क्योंकि हाइपरटेंशन मतलब ज्यादा प्रेशर आ रहे हैं, ब्लड फ्लो में प्रेशर आ रहे हैं। तो अगर आपके ब्लड में पानी लिक्विड ज्यादा हो गया तो ब्लड फ्लो में और भी ज्यादा प्रेशर आएगा ना, इसीलिए लिक्विड को कम करना चाहिए। ऐसा फूड जो कि सॉल्ट मतलब वाटर को रिटेन कर पाते हैं, लाइक सॉल्ट क्या करते हैं? वाटर को रिटेन करते हैं, तो इसीलिए सॉल्ट को हमें कम लेना चाहिए। जितना ज्यादा सॉल्ट लेंगे उतना ही किडनी के ऊपर प्रेशर भी आएगा। मैम, जैसे हम लोग स्टडी जो कर रहे हैं, ठीक है, जैसे किसी को हाइपरटेंशन आया तो फिर क्या हम लोग नाप के देंगे कि हम लोग कैसे उसको ये करेंगे कि इतना आपको इस तरह से लेना चाहिए? तो इसमें सबसे बढ़िया जो होता है कि हमें कुक्ड फूड जितना कम देंगे उतना ही बेटर होगा, क्योंकि जब हम कोई भी खाना पकाते हैं तो उसपे हमें थोड़ा सा भी हो लेकिन उसपे हमें नमक ऐड करना पड़ेगा, और 2 से 3 ग्राम नमक मतलब पूरे दिन में 1 पिंच नमक इंक्लूडिंग द कुक्ड फूड, तो उतना कम तो हम नहीं कर सकते हैं। और पका हुआ खाना, लेकिन अगर उस पर कुछ भी नमक नहीं है, बिल्कुल भी नमक नहीं है, वो भी खाने में उतना ज्यादा टेस्टी नहीं लगेगा। टेस्टी तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बहुत सारे लोग खाने के भी लायक नहीं होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब हम प्रॉपरली खाना को मतलब विलिंगली नहीं खाते हैं, खुशी खुशी नहीं खाते हैं, तो वो हमारे डाइजेशन में इफेक्ट आएगा। इसीलिए हम ऐसा ही कुछ खाना चूज करेंगे जिसपे हमें एक्स्ट्रा नमक ऐड करने की जरूरत ना पड़े, लाइक होल फ्रूट्स। जब हम होल फ्रूट्स लेंगे, हमारा जो फाइबर कंटेंट है वो हम फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, नट्स लेंगे, सीड्स लेंगे, कुछ खाने के ऊपर हम फोकस करेंगे, तो वो जब हम करेंगे हमें एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा स्वीट, एक्स्ट्रा शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, जब सैचुरेटेड फैट के बारे आते हैं, हम पूरे दिन में कोई भी ऑयल, घी, बटर ऐसा चीज नहीं लेंगे, या फिर एनिमल प्रोटीन नहीं लेंगे, ताकि सैचुरेटेड फैट्स कम हो जाए। तो ऐसे हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ खाने के ऊपर भी हम फोकस करेंगे। वो खाने मैं बोल देती हूँ कैसे खाने में हमें फोकस करना चाहिए। लाइक हम कुछ विटामिन के ऊपर फोकस करेंगे, लाइक विटामिन ए या फिर बीटा कैरोटीन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, विटामिन ए तो हम नहीं लेंगे, बीटा कैरोटीन लेंगे, लाइक ऑल द ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट हम फोकस करेंगे विटामिन ई। क्या होगा, हमारे एचडीएल परसेंटेज को ज्यादा करेगा। जो भी डार्क लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, उस पे हमें ई मिलता है। नट्स पे, सीड्स पे ई मिलता है, और नट्स पे, आमंड्स पे इतना ज्यादा मैग्नीशियम होते हैं, जो मैग्नीशियम एचडीएल फॉर्मेशन को भी इंप्रूव कर सकते हैं, सीवीडी को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, तो वो हम ऐड ऑन करेंगे। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे विटामिन सी, जो कि हम मेनली लेंगे आंवला, गुआवा या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइट्रस फ्रूट से, लेमन से हम ले सकते हैं। ये क्या करेगा, हमारे एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स देता है ये 3 विटामिन, जो कि अल्टीमेटली
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को प्रिवेंट करेगा और ब्लड वेसल में जो या फिर ब्लड सेल में जो डैमेजेस होते हैं इसको प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट सेलेनियम के ऊपर हम फोकस करेंगे। सेलेनियम भी एक एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं जो कि हमें सी फूड या फिर राजमा बीन से हमें मिल सकता है, ठीक है, उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। सोया प्रोटीन, soy protein is an excellent source to improve the HDL concentration in the blood volume. सोया प्रोटीन को हम इंक्लूड करेंगे, कैसे करेंगे? ओवरनाइट सोक करके रखेंगे सोयाबीन्स को, तो फिर दूसरे दिन वो पानी को फेंक के वो हम ले सकते हैं। इसके साथ हम और भी कुछ प्रोटीन्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि प्लेन काला चना जो होता है, नेक्स्ट ग्रीन मूंग दाल, ये सारे चीज, इसके साथ मूंगफली, आमंड्स और भी जो सीड्स होते हैं वो सारी चीज हम एक साथ सोक करके ओवरनाइट रख देंगे। फिर दूसरे दिन हम उसको लेंगे एज अ प्रोटीन पैक्ड फूड, हम उसको ले सकते हैं ताकि उसमें से हमें कैलोरी भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा और ये जो भी हम ले रहे हैं इसके थ्रू वो हमारे HDL कंसंट्रेशन को एनकरेज करेगा। नेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं गार्लिक को। गार्लिक भी इज नोन टू इंक्रीज द HDL लेवल। गार्लिक में जो कंपोनेंट्स रहता है एलिसिन, दैट इज बेसिकली हैव द वो एंटी लिपिडेमिक फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में प्लाक फॉर्मेशन या फिर कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है या फिर जो स्टिकी नेचर होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए मदद करेगा। गार्लिक को हम किसी भी फॉर्म पे ले सकते हैं, मतलब कुकिंग करके भी ले सकते हैं, कुक्ड फूड में, या फिर रॉ भी ले सकते हैं। अगर रॉ लेना है तो उसको थोड़ा सा क्रश करके फिर हम उसको पानी से ले लेंगे, ऐसा कर सकते हैं हम। नेक्स्ट कुछ स्पाइसेस होते हैं जैसे कि करी लीव्स या फिर टर्मरिक, ये भी हम हमारे डेली रूटीन में ऐड करेंगे। टर्मरिक पे होते हैं करक्यूमिन जो कि एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी देते हैं, इसके साथ एंटी लिपिडेमिक प्रॉपर्टी भी है उसपे जो कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। करी लीव्स भी सेम हमारे LDL परसेंटेज को कम करके HDL परसेंटेज को इंप्रूव कर सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हम हमारे डेली रूटीन में ऐड करेंगे। ओके, ये क्लियर है? सेलेनियम फल है कि सेलेनियम एक मिनरल है, एक मिनरल है। आप मिनरल्स का चैप्टर ठीक से पढ़िए, सब भूल गए हैं। मैम सॉल्ट के जगह पे अगर अपन रॉक सॉल्ट इस्तेमाल करते तब कैसा होगा? सेम रॉक सॉल्ट हो या फिर कुछ भी हो, सोडियम परसेंटेज सेम ही रहता है। नॉर्मल टेबल सॉल्ट और रॉक सॉल्ट पे वैसे बहुत खास कुछ डिफरेंसेस नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ना लो सोडियम सॉल्ट, ऐसे मार्केट पे बहुत है लो सोडियम सॉल्ट, एक्चुअली सॉल्ट का जो नेचर है वही तो सोडियम है, सोडियम ही तो सॉल्ट पे रहता है, सोडियम क्लोराइड। तो आपको तो वो लो सोडियम वाला तो कुछ नहीं होगा, है ना, सोडियम ही तो है, सॉल्ट मीन्स सोडियम, तो उसके अलग से और कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। बोलिए। सोया प्रोटीन क्या वो किडनी को इफेक्ट करेगा? नहीं, जब हम उसको सोक करके रखेंगे फिर वो पानी फेंक के, अगर हो सकता है कि उसका छिलका भी हम निकाल दें, वो अगर हम लेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा किडनी के ऊपर। थैंक यू मैम। ओके, अच्छा, यहाँ पे हमारे हाइपरटेंशन का कुछ सिम्टम्स लिखा हुआ है जो कि हम ऑलरेडी आई होप आप सभी ने उस कभी कभी एक्सपीरियंस किया है या फिर एटलीस्ट पहचानते हैं कि जब किसी को हाई बीपी हो जाते हैं तो इमीडिएटली आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे? एक्सट्रीम पैल्पिटेशन होता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है। एक मिनट पहले मैं बोल दूं, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होता है, सर चक्कर आना या फिर ब्लैकआउट हो जाना, ये प्रॉब्लम आते हैं। ब्लीडिंग नोज होते हैं, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पे होते हैं लोग, बहुत
डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड कर रहे हैं, लेकिन उनके स्ट्रेस फैक्टर हाई है, तो भी ऐसे हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम आते हैं, जो कि ब्लीडिंग नोज, रनी नोज जैसा होता है। ठीक है, बोलिए, कुछ बोल रहे थे कोई? हेलो, बोलिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आएगा? एंजाइना पेक्टोरिस में। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस पे क्या होते हैं, जब हमारे बॉडी में ना या फिर हमारे हार्ट मसल पे बहुत ज्यादा फैट मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो धीरे धीरे हार्ट में ये ब्लड फ्लो होने का चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल जो होते हैं वो दब जाते हैं। ठीक है, उस पे प्रेशर आते हैं, जिसकी वजह से ये जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल, ये एक ब्लड वेसल अगर है या फिर ये अगर नस है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कंप्लीटली फैट जमा हुआ है। सो ब्लड फ्लो करने का जगह बहुत ही छोटा हो गया है। जितना ऐसा छोटा होगा उतना ही प्रॉब्लम क्या आएगा? ऑक्सीजन। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड मसल जो होते हैं, मतलब हार्ट मसल जो होते हैं, वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो डिजीज होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं, उसको हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। मतलब जब टाइमली हार्ट पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचते हैं, या फिर हार्ट के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचते हैं, उसको कहा जाते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। स्पेशली हार्ट पे जब ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होते हैं, टाइमली जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते हैं, अगेन दैट इज रिलेटेड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। ये होते हैं एंजाइना पेक्टोरिस पे। कैसा होता है? एक्सट्रीम चेस्ट पेन। ठीक है, वो एक अलग सा सेंसेशन होते हैं, चेस्ट पेन का एक अलग सेंसेशन होता है। एंड चेस्ट पेन डजंट मीन कि दैट विल बी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। चेस्ट पेन होते हैं सेंटर से लेके लेफ्ट के एकदम बीच पे वो चेस्ट पेन रहता है, एंड दैट इज एक्सट्रीम चेस्ट पेन। मतलब लगता है कि मसल पूरा क्रैम्प्स हो गया है, मतलब इतना ज्यादा चेस्ट पेन होते हैं। ये एंजाइना पेक्टोरिस पे। बीपी कितना हो जाएगा? बीपी तो हाई रहेगा ही, बीपी हाई तो आपको रहेगा ही, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्लड फ्लो पूरा अफेक्ट हो रहा है, प्रिवेंट हो रहा है ब्लड फ्लो। बीपी हाई रहेगा, इसके साथ साथ ये चेस्ट पेन रहेगा। ठीक है, दैट कैन बीपी कैन बी माने बियॉन्ड द मॉडरेट लेवल। ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो मॉडरेट लेवल से ऊपर हो जा सकता है। बेचैनी भी लग सकता है ना, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस या फिर खांसी, इसके साथ साथ पैल्पिटेशन बहुत ज्यादा होगा इस सिचुएशन में। रेस्टलेसनेस तो बहुत ज्यादा होगा। ये हार्ट अटैक में नहीं आएगा? इसके बाद आएगा, जब उसको आप ट्रीट नहीं करोगे तब आएगा। और ऐसा नहीं है कि एंजाइना पेक्टोरिस एक इमीडिएट सिम्टम होते हैं। ठीक है, वो ऐसा प्रॉब्लम आते हैं, फिर धीरे 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 वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। अगर ये फ्रीक्वेंटली होते हैं तो उसके बाद आपके हार्ट अटैक का चांसेस रहता है। तो इसीलिए अगर कभी भी एक बार ऐसा प्रॉब्लम आते हैं तो इमीडिएटली आपके लाइफस्टाइल को ठीक कर लेना चाहिए। इमीडिएटली आपके खाने में से सारे जो भी फैटी फूड्स है उसको बंद कर देना है। फाइबर और फ्रूट्स के ऊपर डिपेंड करना है आपको, ताकि ये जो फैट जमा हुआ है ये धीरे धीरे पिघल जाए, धीरे धीरे आपके बॉडी में वो डाइल्यूट हो जाए। ठीक है, अगर ये ट्रीट नहीं किया जाते हैं फिर होते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। मायोकार्डियल इन्फेक्शंस इज बेसिकली द हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक जो होते हैं, जब इन्फेक्टेड हो जाता है, फैट पूरा जम जाते हैं और ये जो स्पेस है ये कम हो जाता है, बिल्कुल नहीं रहता है स्पेस। पूरे हार्ट मसल आप देख रहे हो, ये जो येलो येलो करके है, मतलब पूरे हार्ट पे ब्लॉक हो चुका है फैट से। जैसे कि हम बोलते हैं ना, हार्ट पे 80% ब्लॉक है, 90% ब्लॉक है, ये बोला जाता है। क्या है ब्लॉक? मतलब फैट से भरा हुआ है, जो कि आप इमीडिएटली नहीं कर सकते हो ठीक। तो उसको कहा जाते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर हार्ट अटैक, स्ट्रोक हो जाते हैं। ओके,
और स्ट्रोक होने के कुछ अर्ली सिम्टम होते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन तो होता ही है, चेस्ट पेन के साथ साथ शोल्डर पेन होते हैं, नेक पेन, ऐसे लेफ्ट साइड से फ्रॉम नेक टू द शोल्डर टू द लेफ्ट आर्म एक पेन जैसा होता है, ठीक है। वो इंडिकेट करता है कि बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो चुका है। उस पे आपको इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है, इमीडिएटली आपको वो मेडिकल सुपरविजन करना होता है। हाँ, तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि आप इमीडिएटली, मतलब ऐसा नहीं कि न्यूट्रिशन के थ्रू आप उसको ठीक कर लेंगे, ये एकदम सीवियर स्टेज होते हैं, लास्ट स्टेजेस होते हैं ये, तो इसीलिए आपको उस पर मेडिकल टीम के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज बेटर टू प्रिवेंट फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज, जब आपके हाइपर कोलेस्टेरॉल या फिर हाइपरटेंशन होते हैं, जिसको आप बहुत आसानी से लाइफस्टाइल के थ्रू मैनेज कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब भी वो देखते हैं कि उनके हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया है या फिर हाइपर बीपी, हाइपरटेंशन हो गया है ना, तो वो अचानक से ना बहुत इंटेंस एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर हाइपरटेंशन में इमीडिएटली इंटेंस या फिर सीवियर एक्टिविटी एक्सरसाइजेस नहीं करना है, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी ब्लड फ्लो कम है, ऑक्सीजन कम है। तो अगर आप उसी सिचुएशंस पे इंटेंस एक्टिविटी करोगे तो आपको ऑक्सीजन का वो रिक्वायरमेंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए आपकी बॉडी को, लेकिन आपकी बॉडी में वो नहीं है, तो कहां से मिलेगा? नहीं आएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा? आपके पल्स रेट बढ़ जाएगा। उसी सिचुएशंस पे आपको कुछ सीवियर अटैक भी हो सकता है, तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले क्या करना है? आपके लाइफस्टाइल को ठीक करना है, आपके फूड पैटर्न को ठीक करना है। पहले फूड पैटर्न को ठीक कीजिए, फैट को डिलीट कर दीजिए, सैचुरेटेड फैट्स को डिलीट कर दीजिए, और टूफा को इंक्लूड कीजिए, फाइबर को इंक्लूड कीजिए, सॉल्ट को डिलीट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप स्टार्ट कीजिए, जो बिल्कुल भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करते हैं, पूरे बैठने का काम है, कुछ भी वॉकिंग वगैरह एक्टिविटी कुछ भी नहीं होते हैं, वो थोड़े थोड़े वॉकिंग करना स्टार्ट कीजिए, हल्का सा वॉक कीजिए, बहुत जल्दी जल्दी रनिंग टाइप का नहीं करना है, हल्का सा वॉकिंग कीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए धीरे धीरे। और कहाँ पे करना है? फ्रेश एयर में, जहां पे ऑक्सीजन कंजम्पशन अच्छे से हो पाए, पूरे बंद घर में नहीं करना है, फ्रेश एयर में कीजिए, ऑक्सीजन कंज्यूम कीजिए ज्यादा, आप मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, जो कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन कंजम्पशन को इंप्रूव करेगा। वो पहले स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे हम ऐसे ही जो इंटेंस एक्टिविटी है, इंटेंस एक्टिविटी आप नहीं भी कर सकते, थोड़ा सा फ्री हैंड एक्टिविटीज आप कीजिए, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस जो होते हैं, बॉडी स्ट्रेचिंग कीजिए। इसके बाद धीरे धीरे आप जो भी एरोबिक एक्सरसाइजेस होते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर? मैम एक क्वेश्चन है कि एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो प्राय सबको आएगा? सबको आएगा ये नेसेसरी नहीं है, हाइपरटेंशन के केसेस नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ, हाइपरटेंशन के केसेस में सबको आएगा ये नेसेसरी नहीं है। हाइपरटेंशन में जो बहुत दिनों से मेडिसिन चलता है, ठीक है, मेडिसिन चल रहा है, और बोलिए। जैसे एक हीरो जैसे एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक से मर गया, इसके बाद एक राष्ट्रपति जी जो है भाषण देते देते मर गए हार्ट अटैक से, एक दिखाया कि डांस करते करते जो है ना थका और लेटा और मर गया। तो इस केस तो समझ में भी नहीं सका आदमी और तुरंत मर गया वो। हाँ, ये तो मैं बोल रही हूँ कि वो इमीडिएट नहीं आएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं होते हैं कि अचानक आपके बॉडी में सिर्फ हाइपरटेंशन था और उसके वजह से आपको हार्ट अटैक हो गया, ऐसा नहीं होते हैं। आपके बॉडी में हाइपरटेंशन के साथ साथ फैट मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा था, एक्यूमुलेशन ज्यादा था, और वो अचानक आपके मतलब पूरा ऑक्सीजन बंद हो गया बॉडी में, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाए, ऐसा नहीं है। वो चल रहा था, आप उसको ध्यान नहीं दिए हैं, आप उसके ऊपर फोकस नहीं किए थे, आपको लग रहा है कि ठीक है, वो तो ऐसा ही होता है, आपको हल्का सा
चेस्ट पेन जैसा लग रहा है, लेकिन आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल गैस एसिडिटी का पेन होगा शायद। तो वो इंडिकेट कर रहा है पेन हो रहा है, मतलब उस जगह पे ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो रहा है, इसी वजह से होते हैं। तो धीरे धीरे ये अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो एक टाइम के बाद ऑक्सीजन फ्लो बंद हो जाते हैं। ओके, तो जैसे कि डांस करते करते या फिर कोई स्पीच देने के टाइम पे अगर ये सिम्टम्स आते हैं, ये प्रॉब्लम्स आते हैं, इट मीन्स कि आपके अचानक ब्लड में ब्लड फ्लो इतना ज्यादा बढ़ गया है, ऑक्सीजन कमी हो गया बॉडी में। और ओवर एक्साइटमेंट में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, प्रेशर इतना आ रहे हैं ब्लड पे कि ऑक्सीजन ही नहीं है, तो अल्टीमेटली काम कैसा होगा, इसीलिए वो रुक जाते हैं, ब्लड फ्लो रुक जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है मैम? जी मैम। मैम व्हाट वुड बी योर बेस्ट मशीन टू मेजर ब्लड प्रेशर? क्या मर्क्यूरी वाला ठीक रहेगा कि ये डिजिटल वाला? बिल्कुल नहीं, डिजिटल नहीं। डिजिटल मशीन आप सिर्फ वो जैसे ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस होता है ना, एक आइडिया लेने के लिए है, लेकिन हमारा जो बिल्कुल जो मैकेनिकल मेथड्स जो होते हैं मेडिकल थेरेपी में जो यूज किया जाता है, वो मर्क्यूरी वाला ही बेस्ट ऑप्शन होते हैं प्रॉपरली बीपी को चेक करने के लिए। लेकिन सभी लोगों के लिए तो वो पॉसिबल नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम डिजिटल मशीन यूज कर सकते हैं, और कभी कभी जाके जो लोग अच्छे से वो चेकअप कर सकते हैं तो उनके थ्रू हम बीपी मॉनिटर कर सकते हैं, और घर पे हम वो डिजिटल मशीन रख सकते हैं। ठीक है, घड़ी वाला में घड़ी वाला मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कुछ रिजल्ट देते हैं, तो मुझे उतना ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली एक आइडिया मिलता है हमें, लेकिन बहुत रिलायबल है ये मैं नहीं कह सकती हूँ। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस? बोलिए। लो वाले को भी हार्ट अटैक हो सकता है क्या? किसको? लो वाले को मैम, जिसको हार्ट लो? प्रेशर लो, जिसको हाइपरटेंशन नहीं है, प्रेशर जिसका लो है हो सकता है, क्योंकि लो बीपी में भी तो वो सेम प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन नहीं जा पा रहे हैं बॉडी में, सेल में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहे हैं, तभी भी हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस कम रहता है, बहुत कम रहता है। हार्ट अटैक मेनली आते हैं जब ऑक्सीजन मतलब ब्लड फ्लो बंद हो जाते हैं, तो लो बीपी में ब्लड फ्लो बंद नहीं होते हैं, वो होते हैं हाई बीपी, इसीलिए हाई बीपी में ही हार्ट अटैक का चांसेस ज्यादा रहते हैं। मैम ऐसा कोई तरीका है जिसमें ये पता चल सके कि इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए क्या टेल्मिसाइटिन इज राइट, या एम्लोडिपाइन इज राइट, या क्लोपिडोग्लोर इज राइट? मतलब क्या क्या ऐसा कुछ ऐसा है? मतलब किसी किसी को टेल्मिसाइटिन दिए तो सूटेबल नहीं होता है, किसी किसी को एम्लोडिपाइन दिए तो सूटेबल नहीं होता है, और मैनकाइंड की तरफ से टेल्मिकाइंड AMH तो अवेलेबल ही है, तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं मैडम। वो ड्रग इंटरेक्शन होते हैं ना, वो हमारे खाने के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, और हमारे मेडिकल मतलब हमारे बॉडी में जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन वो कभी भी हम ऐसे मतलब क्लिनिकली मेजर नहीं किया जा सकता है कि किसको क्या सूट करेगा नहीं करेगा, वो क्लिनिकली मेजर नहीं किया जा सकता, एंड इट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इसीलिए वो जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर से बेटर बोल सकते हैं कि किसको एम्लोडिपिन सूट करेगा और किसको टेल्वस या फिर ऐसे चीजें सूट करता है। ठीक है, तो वो हम उतना ज्यादा हम नहीं बता पाएंगे इसके ऊपर, लेकिन हाँ ड्रग इंटरेक्शन होते हैं जो कि हमारे बॉडी मैकेनिज्म के साथ साथ चलता है। ड्रग आई होप आपको भी पता होगा ड्रग इंटरेक्शन, तो बॉडी मैकेनिज्म के साथ चलता है वो, हमारे मेटाबॉलिक रेट के ऊपर डिपेंड करते हैं वो। ओके, और कुछ क्वेश्चंस? ओके, बीपी जैसे जो बीपी जिसका जैसे लो है, तो उसको जैसे हम लोग नमक खाने के लिए सलाह देते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खाने के बाद उसको हाई बीपी हो सके? नहीं, ऐसा नहीं होता है, और बहुत ज्यादा नमक खाने की भी जरूरत नहीं है। हम अगर नॉर्मल खाने में
जितना हमारा नॉर्मल रिक्वायरमेंट कैसा रहता है 5 to 7 ग्राम्स, सो दैट कैन बी 10 to 12 ग्राम्स, ठीक है। और लो बीपी में ये कॉन्स्टेंटली हम नहीं कर सकते हैं कि उनको रेगुलर बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा नमक देना है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। लो बीपी का अगर प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं, उनको उनके डाइट पे ना प्रोटीन को ज्यादा करेंगे, क्योंकि नमक ज्यादा दे रहा है मतलब हम अल्टीमेटली ब्लड के कंसिस्टेंसी को मॉडिफाई कर रहे हैं और इसके आगे और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रोटीन को हम ज्यादा करेंगे, प्रोटीन कंटेंट जब ज्यादा करेंगे तो धीरे धीरे बीपी भी हमारा स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। जी मैम। ओके, और कुछ क्वेश्चंस इस रिगार्डिंग? ओके, वेरी गुड। सो हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है ये इतना तक ही है, ठीक है। इसके आगे हम फिर नेक्स्ट जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए हमारे सीवीडी का टॉपिक छोटा होता है। सुनते हैं, जैसे सुनने में आता है छोटा बच्चा है जैसे दिल में छेद है, तो उस कंडीशन में उसके साथ पहले क्या हुआ होगा? नहीं, उस पे तो वो कुछ बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, वो न्यूट्रिशन से आप कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब न्यूट्रिशन थेरेपी से आप उसको ठीक नहीं कर सकते, उसको प्रॉपरली सर्जरी ही करना पड़ेगा, वो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। प्रेगनेंसी में कुछ डिफेक्ट्स की वजह से, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से या फिर एक्स्ट्रा स्ट्रेस की वजह से भी ऐसे होते हैं। ठीक है मैम। ओके, ठीक है, फिर चलिए आज के लिए हम क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, हमारा टॉपिक को। नेक्स्ट क्लास पे फिर मिलते हैं सबके साथ।